नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन मिल जाता है, तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, आज हम जो पेपर डिस्कस करेंगे वो है एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस बीडी का पेपर हुआ था टीएफसीसीएल में 28 सितंबर 2021 को, थर्ड शिफ्ट में। इसमें जनरल साइंस के कुल 24 प्रश्न पूछे गए थे, सभी को हम डिस्कस करेंगे, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो और अगर पहले के लेक्चर नहीं देख पाए हैं तो जरूर देख लीजिएगा। अब देखिए, पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आपके पास भी कोई भी एग्जाम का पेपर होता है तो gkfest25@gmail.com पे भेज सकते हैं, ताकि हम उसको यहाँ पर डिस्कस कर सकें। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन सा पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं जिसमें साइंस के प्रश्न पूछे गए थे। तो देखिए 2016, 2018 और 2021 का यहाँ पर तीसरा पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद 2 पेपर और बच जाएंगे, उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, जिसमें पूछा जा रहा है कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम। तो देखिए न्यूटन के गति के प्रथम नियम को लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, यानी कि जड़त्व के नियम बोलते हैं। अब देखिए न्यूटन के जो 3 लॉ थे उसमें पहला नियम क्या कहता है, तो कहता है कोई भी वस्तु अगर मतलब रेस्ट में है, यानी कि विरामावस्था में है, या फिर एक समान गति से चल रहा है तो उसी तरह बना रहेगा। यानी कि अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, यानी कि विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगा, या फिर एक समान गति से चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। तो ध्यान रखिएगा, बाह्य बल उसमें कार्य ना करे, यानी कि एन ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। तो इसको ध्यान रख लीजिएगा। तो ये तो नियम कहता है। अब लेकिन इसके कुछ जो है यहाँ पर एग्जाम्पल्स होते हैं। तो इसमें देखिए क्या है कि जब कोई मोटर कार तेज गति से तीव्र मोड़ लेती है तो हम एक तरफ गिर जाते हैं, तो बिल्कुल सही है दोस्तों। और उसके बाद जब हम बस में खड़े होते हैं, आप इमेजिन करिए जब खड़े होते हैं और बस अचानक चलने लगती है, तो क्या होता है कि पैर जो है आगे चली जाती है और जो सर का पोजीशंस होता है उसी समान स्थिति में बना रहता है, जिसके कारण से हम पीछे झुक जाते हैं, तो पीछे की ओर गिरने लगते हैं। और यहाँ पर जो है अचानक यहाँ पर, तो इस कंडीशंस में होगा जब यहाँ पर बस अचानक चलने लगती है। उसी तरह से जब बस अचानक रुकती है तो हम जो है आगे की तरफ झुक जाते हैं। तो देखिए दोनों यहाँ पर कथन बिल्कुल सही है, तो करेक्ट उत्तर इसका जो है ए सही होगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि दिए गए विकल्पों में से ध्वनि की गति किस पदार्थ में सबसे अधिक होती है। तो देखिए ध्वनि, इसको साउंड बोलते हैं इंग्लिश में। तो साउंड की गति सबसे ज़्यादा, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड इज़ हाईएस्ट। तो हाईएस्ट जो है किस में होती है, तो देखिए सबसे पहले आपको ध्यान रख लेना है कि सॉलिड में ज़्यादा होती है, सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में। और देखिए साउंड जो होती है वो वैक्यूम में जो है, यानी कि निर्वात में ट्रेवल नहीं करती है, यानी कि साउंड को चलने के लिए माध्यम की ज़रूरत होती है। और ध्वनि जो है अनुदैर्ध्य तरंग है, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव है, इसको ध्यान रखिएगा। तो देखिए इसमें से अगर आप देख पाएंगे तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन है, एल्युमिनियम है, ऑक्सीजन है और पानी है। तो देखिए एल्युमिनियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पर गैस है, एल्युमिनियम यहाँ पर आपको जो है मेटल देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जो है इसका करेक्ट उत्तर होगा बी, एल्युमिनियम। अब देखिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर हम बात करते हैं कि एल्युमिनियम में जो है साउंड की गति कितनी होती है, तो 6420, ध्यान रखिएगा 6420 मीटर प्रति सेकंड होती है। और देखिए टेम्परेचर जो है साउंड को अफेक्ट करती है, टेम्परेचर जो है साउंड को अफेक्ट करती है। अगर और एग्जांपल हम देखें तो 0 डिग्री अगर सेंटीग्रेड पे अगर एयर का हम देखें साउंड, तो 331 मीटर प्रति सेकंड होती है, और कई बार एग्जाम में आ चुका है। और अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर हम बात करते हैं एयर की, तो 343 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो आप देख पा रहे होंगे कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे यहाँ पर 6420 मीटर प्रति सेकंड एल्युमिनियम की चाल है, एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल है। जबकि अगर वायु में जो है, अगर यहाँ पर ध्वनि की अगर चाल पूछा जाए तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 331 मीटर प्रति सेकंड, जबकि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे 343 मीटर प्रति सेकंड। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि कोशिकाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए कोशिकाओं के बारे में पूछा जा रहा है और सही कथन ही पूछा जा रहा है। तो देखिए पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली अनुपस्थित होता है। तो यहाँ पर देखिए पादप जो है कोशिका में, यानी कि सेल मेम्ब्रेन इज अब्सेंट इन प्लांट सेल। उसके बाद यहाँ पर क्या है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति जो है मौजूद होती है, यानी कि सेल वॉल इज प्रेजेंट इन जो है एनिमल सेल। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर दोनों कथन बिल्कुल गलत है। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो सेल यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
यानी कि सेल मेम्ब्रेन, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ये क्या होता है, प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, यानी कि दोनों, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो यानी एनिमल यानी कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका, दोनों कोशिका में सेल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ बोला जा रहा है कि पादप कोशिका में जो है यहाँ पर अनुपस्थित होता है, अब्सेंट लिख दिया है, जबकि प्रेजेंट होता है, तो ये देखिए गलत हो चुका है। उसका देखिए सेल वाल इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल, तो सेल वाल जो है प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, यानी कि पादप कोशिका में जो है सेल वाल यानी कि कोशिका भित्ति जो है मौजूद होती है। तो ये भी क्वेश्चन हो गया, स्टेटमेंट हो गया गलत। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी, ना तो एक और ना ही दो। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है। तो देखिए सोडियम कार्बोनेट की अगर हम बात करते हैं तो इसको लिख सकते हैं Na2CO3 इंटू 10H2O। तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो देखिए सोडियम कार्बोनेट, इसको बोलते हैं धुलाई का सोडा, यानी कि धोने का सोडा इसको बोलते हैं। तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा। एक खाने का सोडा होता है NaHCO3, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि सोडियम बाई कार्बोनेट भी इसको बोलते हैं। उसका देखिए लाइम, चूना का यहाँ पर आपको CaO होता है, ध्यान रखिएगा CaO चूना होता है। उसके बाद देखिए मार्बल यानी कि जो लाइम स्टोन होता है तो CaCO3, कुछ जो है फार्मूला पूछे जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, तो मैंने यहाँ पर बता दिया है। उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर का सबसे ज़्यादा पूछा था, CaOCl2, ये ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब देखिए सत्य कथन ही पूछा रहा है। तो किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे, यानी कि आवर्त किसको बोलते हैं, जो लेटी हुई लाइनें होती है। तो इस तरह से अगर हम 7 आवर्त होते हैं पीरियोडिक टेबल में, जो इस तरह से लेटी हुई लाइनें होती है, तो इसमें अगर बाएँ से दाएँ जाते हैं तो परमाणु का त्रिज्या बढ़ता है। परमाणु का त्रिज्या क्या बोल रहा है, तो बढ़ता है। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर आपको अगर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एटॉमिक न्यूक्लियर एंड आउटर मोस्ट सेल, उसको एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। यानी कि एटॉमिक रेडियस यानी कि परमाणु त्रिज्या किसको बोलते हैं, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है किसके बीच में, तो एटम का जो न्यूक्लियस होता है और आउटर मोस्ट सेल होता है उसके बीच में। और एटॉमिक रेडियस जो है डिक्रीज करता है जब यहाँ पर हम बात करते हैं कि पीरियड में। तो इस तरह से आपको ध्यान रख लेना है। तो बाएं से दाएं जाने पर यहाँ बढ़ती लिख दिया है, जबकि यहाँ पर घटती है। तो इस तरह से आपको ध्यान रख लेना है। और देखिए समूह में नीचे की ओर जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। जी हाँ, जब नीचे की तरफ जाते हैं तो बढ़ता है, और यहाँ पर लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर घटता है, जबकि यहाँ पर बढ़ता है। तो ए हो गया गलत और दूसरा हो गया सही। तो करेक्ट होगा सी, केवल दूसरा ही यहाँ पर सही हो जाएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि उत्तल लेंस में जब वस्तु अनंत पर होती है तो छवि की स्थिति कहाँ पर होती है। तो देखिए उत्तल लेंस, इसको कन्वेक्स लेंस बोलते हैं। इसमें जो है क्या होता है, जब वस्तु अनंत पर यानी कि इन्फिनिटी पे होती है तो पोजीशन ऑफ इमेज जो है आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर F2 पर बनता है, तो करेक्ट उत्तर इसका सी होगा, एट F2। इसको ध्यान रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, यानी कि फोकस पे बन जाएगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब देखिए सही कथन ही यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर मैग्नेटाइट जो है एक प्राकृतिक चुंबक है। तो मैग्नेटाइट क्या है, तो एक प्राकृतिक चुंबक है। तो जी हाँ, बिल्कुल सही है, मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है, यानी कि नेचुरल मैग्नेट है। अब देखिए जो यहाँ पर जैसे आयरन हो गया, निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया, क्या करती है, तो अट्रैक्ट करती है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो उसको जो है मैग्नेट बोलते हैं। और देखिए स्वतंत्र रूप से अगर हम किसी मैग्नेट को लटकाते हैं तो हमेशा जो है नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन ही यहाँ पर जो है संरेखित करता है, यानी कि जो यहाँ पर अलाइन होता है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही होता है। तो देखिए दोनों कथन यहाँ पर सही हो गया, तो करेक्ट उत्तर इसका ए सही होगा। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वां नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पर भी आपको सही कथन ही पूछा जा रहा है। तो देखिए धमनियाँ वे वाहिकाएँ होती है जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। तो क्या करती है, यानी कि जो आर्टरीज होती है उसको धमनी बोलते हैं हिंदी में। ये क्या करता है, वेसल्स की तरह होता है, विच कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द वेरियस ऑर्गन। यानी कि अगर हम बात करते हैं जैसे इस तरह से हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन जो होती है उसमें जो है धमनियाँ पहुँचाती है। और सिराएँ क्या होती है, जिसको वेंस बोलते हैं इंग्लिश में, विभिन्न अंगों से रक्त। अब देखिए अगर हम आर्टरीज करते हैं तो हृदय से विभिन्न अंग में जाती है, और अगर विभिन्न अंग से अगर हृदय तक वापस आती है तो उसका कार्य जो है वेंस करता है, यानी कि सिराएँ करता है। तो करेक्ट उत्तर इसका दोनों सही होगा। तो करेक्ट उत्तर ए होगा, 1 और 2 दोनों सही होगा।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से नहीं काटा जा सकता है। तो देखिए नहीं काटा जाता है, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वेरी सॉफ्ट होता है, तो इस वजह से उसको काटते हैं। तो देखिए इसके कारण क्या होता है? तो देखिए इसका कारण होता है कि लार्ज साइज का होता है, और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में यानी कि बाह्यतम कक्षा में केवल एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, केवल एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिस वजह से क्या होता है, एटॉमिक जो है बॉन्डिंग जो होता है वो जो है वीक होता है, यानी कि कमज़ोर होता है, और इसका बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि बीसीसी स्ट्रक्चर होता है। तो इसको ध्यान रख लेना है। तो इस वजह से जैसे सोडियम हो गया यहाँ पर, उसके बाद पोटेशियम, लिथियम, ये जो है आपको वेरी सॉफ्ट होता है, तो इसको जो है काट सकते हैं, लेकिन कार्बन को चाकू से नहीं काट सकते हैं। तो करेक्ट उत्तर इसका डी सही होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर जो है तत्व परमाणुता का कौन सा युग्म सही है। तो देखिए सही यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द एलिमेंट और एटॉमिसिटी इज करेक्ट। तो देखिए तत्व और परमाणुता के बारे में जो है यहाँ पर कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एटॉमिसिटी होता क्या है। तो नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, यानी कि जो जितने जो है यानी कि परमाणु प्रेजेंट होते हैं किसी तत्व में, तो किसी मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट में, तो उसको एटॉमिसिटी बोलते हैं। जैसे कि अगर आप देखे होंगे कि O3 लिखते हैं, तो O3 का मतलब क्या है? तो इस तरह से, क्योंकि वो ट्राई एटॉमिक है, यानी कि 3 एटम से मिलकर जो है बना हुआ है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कौन सा हीलियम, क्या यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, तो हीलियम क्या मोनोएटॉमिक है, बिल्कुल सही है बात है। और ऑक्सीजन क्या ट्राई एटॉमिक है, गलत है, क्योंकि ऑक्सीजन O2 होता है, ये डाई एटॉमिक होता है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान रखना है कि मोनो एटॉमिक कौन होता है, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, यानी कि जो जितने भी नोबल गैस होते हैं वो मोनो एटॉमिक गैस होते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। अगर बात करते हैं डाई एटॉमिक में कौन होता है, तो देखिए H2, यानी कि हाइड्रोजन H2 लिखते हैं, O2 ऑक्सीजन और N2, ये होते हैं आपको डाई एटॉमिक। और यहाँ पर ट्राई एटॉमिक कौन होते हैं, तो O3 होते हैं। और पॉली एटॉमिक में जैसे P4, यानी कि जो फास्फोरस होता है P4 और सल्फर एसिड, तो ये होता है, आपको ध्यान रखना है, पॉली एटॉमिक। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया। तो देखिए यहाँ पर दूसरा सही है, केवल एक ही यहाँ पर सही है, तो करेक्ट उत्तर डी होगा, केवल एक ही यहाँ पर सही हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए जो DFCCIL का यहाँ पर बात, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा जो है पूछा गया था। अब देखिए सही पूछा है, तो जो पदार्थ ऊष्मा को अपने अंदर से आसानी से गुजरने देता है तो वे ऊष्मा के सुचालक होते हैं। जी हाँ, अगर वो ऊष्मा को आसानी से जाने देता है तो सुचालक ही होगा। उसका जो वे सामग्रियाँ, यानी कि वे पदार्थ जो ऊष्मा को आसानी से अपने अंदर से गुजरने नहीं देती है, वो कुचालक है। जैसे जितने भी मेटल्स होते हैं मोस्टली, वो क्या होते हैं कि वो सुचालक होते हैं। और कुचालक जैसे लकड़ी हो गया, इस तरह से आपको ग्लास हो गया, तो ये सब क्या है कि आपको कुचालक देखने को मिलता है। तो इसका भी यहाँ पर आपको दोनों बिल्कुल सही है, तो करेक्ट उत्तर इसका ए सही होगा, 1 और 2 दोनों सही है। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि पौधों को कितने जो है समूहों में विभाजित किया गया है। तो देखिए जो पौधे होते हैं, यानी कि प्लांट होते हैं, उसको जो है यहाँ पर आप ध्यान रख सकते हैं कि 5 जो है वर्ग में विभाजित किया गया था। और देखिए पांचों का नाम पूछा जा सकता है। तो देखिए थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, यहाँ देखिए पी साइलेंट है तो इसको पढ़िएगा टेरिडोफाइटा। उसके बाद यहाँ पर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, तो 5 जो है भाग में विभाजित किया गया है पौधों को, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड, यानी कि गैस्ट्रिक ग्रंथियाँ में जो है आर प्रेजेंट इन द, तो ये कहाँ पर जो है प्रेजेंट होती है, तो इसको जरूर ध्यान रख लेना है। तो ये कहाँ पर जो है प्रेजेंट होता है, तो ये पेट की दीवार में, यानी कि वॉल ऑफ द स्टमक में जो है प्रेजेंट होता है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टमक, यानी कि पेट की दीवार में मौजूद होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड, यानी कि गैस्ट्रिक ग्रंथियाँ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए यहाँ पर अगेन सत्य कथन पूछा जा रहा है। तो देखिए मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, तो मेटल का यहाँ पर जो ऑक्साइड होता है वो क्या एसिडिक नेचर का होता है, यानी कि अम्लीय प्रकार का होता है, तो गलत है। क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या है, इन्होंने एग्जाम में उल्टा कर दिया है, यानी कि जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, यानी कि वो बेसिक नेचर के होते हैं, तो ध्यान रखना है। और अधात्विक ऑक्साइड जो है यहाँ पर एसिडिक नेचर के होते हैं। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे दोनों यहाँ पर कथन हो गया गलत, तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा। अब देखिए एसिड को अगर मेटल ऑक्साइड से अगर प्रतिक्रिया करवाते हैं, एसिड को अगर मेटल ऑक्साइड से प्रतिक्रिया करवाते हैं तो यहाँ पर साल्ट और वाटर बनता है, तो इसको ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है,
यहाँ पर अगेन देखिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और कथन सही ही पूछा जा रहा है। तो देखिए फ्रिक्शन इज काउज्ड बाय द इरेगुलरिटीज जो है ऑन द टू सरफेस इन द कॉन्टैक्ट, यानी कि घर्षण संपर्क में आने वाले दो सतहों पर अनियमितताओं के कारण होता है। तो देखिए यहाँ पर अगेन ये सही है। उसके बाद घर्षण एक आवश्यक बुराई है, यानी कि फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी एवल। जी हाँ, अगर फ्रिक्शन नहीं हो गया तो आप चल भी नहीं पाएंगे। तो इस तरह से आप ध्यान रख पाएंगे कि यहाँ पर फ्रिक्शन जो है कुछ चीज़ों में बहुत ही ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर एक आवश्यक बुराई इसको कह सकते हैं, नेसेसरी एविल है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट उत्तर इसका ये सही होगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि खसरा जो है किसके कारण होता है। इसको इंग्लिश में मीजल्स बोलते हैं। तो खसरा दोस्तों एक वायरस के कारण होता है। तो करेक्ट उत्तर इसका ये सही होगा, यानी कि विषाणु के कारण होता है। ध्यान रखिएगा, जो खसरा होता है वो विषाणु के कारण होता है, यानी कि वायरस के कारण। अब देखिए जो वायरस का नाम क्या है, तो रूबेला वायरस। तो रूबेला वायरस के कारण जो है खसरा होता है। और एक क्या है, एयरबोर्न डिजीज़ है, यानी कि एक जो है आपको हवा में जो है हवा के द्वारा भी ये बीमारी हो सकती है। तो इसलिए इसको बोलते हैं एयरबोर्न डिजीज़। और जो है ये खसरा जो होता है वो बेसिकली बच्चों में होता है, स्पेशली बात करते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बड़ों में नहीं होगा। लेकिन ज़्यादातर जो है ये चिल्ड्रेन में इसका केस देखने को मिलता है। और इसमें फीवर, वोमिटिंग और स्किन पे जो है छाले पड़ जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा क्या क्या होता है, तो बुखार लग जाती है, वोमिटिंग होगा और यहाँ पर जो है छाले पड़ जाएंगे स्किन पे। तो इस तरह के जो है लक्षण देखने को मिलते हैं। तो रूबेला वायरस इसका मेन कारण है। तो वायरस यानी कि विषाणु इसका सही उत्तर होगा। तो खसरा ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। तो देखिए स्टेटमेंट बेस्ड ही है। निम्नलिखित में से वह कौन सी तकनीक है जिसके द्वारा पौधे अपशिष्ट पदार्थों से छुटकारा पाते हैं, यानी कि टेक्निक ऑफ बाय विच प्लांट गेट रीड ऑफ द वेस्ट मटेरियल। तो देखिए गोंद और राल के रूप में भंडारण और यहाँ पर जो है गिरते पत्तों में हटा दिया गया। तो दोनों देखिए सही है, यानी कि स्टोरिंग एज ए गम एंड द रीजन और रिमूव्ड इन द फॉलिंग लीव्स। तो इस तरह से जो है यहाँ पर करेक्ट उत्तर ए सही होगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रति सेकंड लगभग कितना कंपन से कम आवृत्तियों की ध्वनियाँ मानव कान द्वारा नहीं पहचानी जा सकती। अब देखिए ये थोड़ा सा जो है घुमाकर क्वेश्चन है। अब बोलेंगे ऐसा क्या घुमाकर है, तो देखिए जो ऑडिबल साउंड होती है, यानी कि जिस साउंड को मानव जो है सुन सकता है, उसकी जो है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी होती है 20 हर्ट्ज़। ध्यान रखिएगा 20 हर्ट्ज़ से लेके 20,000 हर्ट्ज़ तक, 20,000 हर्ट्ज़ तक होती है। अब देखिए यहाँ पर ये अगर सिर्फ आपको पता होगा ऑडिबल साउंड का, यानी कि सुनने योग्य जो ध्वनि होती है उसकी रेंज होती है 20 हर्ट्ज़ से लेके 20,000 हर्ट्ज़ तक। अब देखिए 20 हर्ट्ज़ से ज़्यादा कौन कौन है, तो देखिए 40 है, 50 है, 35 है। तो इसको तो मानव सुन सकता है, लेकिन देखिए नहीं पहचानी जा सकती है। तो यहाँ पर 20 हर्ट्ज़, तो 20 हर्ट्ज़ देखिए यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा। अब बोलिएगा 20 हर्ट्ज़ तो आपने लिखा है, तो देखिए इससे और इससे कम वाले को जो है मानव सुन नहीं पाएगा। तो इस तरह से आप ध्यान रखना है। अब देखिए 20 हर्ट्ज़ और 20 हर्ट्ज़ से जो कम होते हैं उनको इंफ्रासोनिक साउंड उसको बोलते हैं। और 20,000 हर्ट्ज़ से ऊपर वाले को अल्ट्रासोनिक साउंड उसको बोलते हैं। तो ये भी जरूर ध्यान रखिएगा, करेक्ट उत्तर ये सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि कुल यांत्रिक ऊर्जा, यानी कि कुल टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो इसमें ज़्यादा जो है कुछ है नहीं। तो यानी कि कुल अगर हम एम की बात करते हैं तो होता है के ई प्लस पी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को जो है यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। और देखिए के ई को एक फार्मूला ध्यान रखिएगा, ये होता है ½ mv², जहाँ m मास और v वेलोसिटी होता है। और पी यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, जबकि m मास, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और h जो है ऊंचाई होता है। तो इस तरह से आप ध्यान रख पाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रोथ हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होती है, यानी कि जो ग्रोथ हार्मोन होता है इज सेक्रेटेड बाय विच ग्लैंड। तो इसको आप लोग ध्यान रखना है कि पीयूष ग्रंथि, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, उससे जो है ग्रोथ हार्मोन निकलती है। और पीयूष ग्रंथि को यहाँ पर जो है मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि मास्टर ग्रंथि भी इसको बोला जाता है। इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो देखिए कई बार एग्जाम में आते हैं। तो रक्त का होता है 7.4 और ये क्षारीय प्रकृति का होता है, क्योंकि 7 से ऊपर जैसे बढ़ते जाएंगे 14 तक वो क्षारीय प्रकृति का होगा। तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा कि रक्त जो है क्षारीय प्रकृति का होता है, 7.4 इसका पीएच मान होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा हाथ जो है कंधे से किस प्रकार जुड़ा होता है। तो हमारा जो हाथ होता है वो कंधे से, यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है कि बॉल और सॉकेट जॉइंट से जुड़ा होता है। और एल्बो जो होता है, हमारा केहनी होता है, वो हिंज जॉइंट से जुड़ा होता है। तो ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हिंज जॉइंट से जुड़ा होता है, यानी कि जो ऑप्शन ए में है उससे जुड़ा कोहनी होता है। और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से जुड़ा होता है जो अपना शोल्डर होता है। तो इस तरह से यानी कि कंधे जो होते हैं बॉल और सॉकेट से, कोहनी जबकि हिंज जॉइंट से जुड़ा होता है।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर संपर्क बल नहीं है। अब देखिए दो तरह के बल जनरली पाए जाते हैं, एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो इस तरह से आपको ध्यान रख लेना है। तो यहाँ पर जो अगर हम बात करते हैं जो मस्कुलर फोर्स होती है वो होती है कॉन्टैक्ट फोर्स, यानी कि इसको जो है कॉन्टैक्ट के द्वारा ही ये बल लगाया जा सकता है। जबकि मैग्नेटिक फोर्स यानी कि चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल एक क्या होती है, तो नॉन कॉन्टैक्ट यानी कि गैर संपर्क बल है। तो यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा बी, मांसपेशीय बल। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि एटॉमिक नंबर क्या होती है। तो देखिए एटॉमिक नंबर होती है प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा। तो ध्यान रखना है, अगर हम किसी को इस तरह से निरूपित करते हैं, एक्स अगर कोई एलिमेंट है जिसमें जेड जो है उसकी एटॉमिक नंबर और यहाँ पर ए जो है एटॉमिक मास नंबर है, तो ए बराबर होता है जेड प्लस एन, यानी कि एटॉमिक नंबर प्लस यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या तो हो जाती है मास नंबर, और यहाँ पर जो है एटॉमिक नंबर होता है तो नंबर ऑफ प्रोटॉनों की संख्या। तो इस तरह से आपको प्रोटॉनों की संख्या बराबर जो है होती है एटॉमिक नंबर। तो इस तरह से आपको ध्यान रख लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर 24 प्रश्न ही पूछे गए थे, सभी को एक एक करके मैंने डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको ये बहुत पसंद आया होगा, तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और देखिए जितना शेयर कर सकते हैं कर दीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।